हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। और आज की क्लास में लेकर आई हूँ आकाशदीप कहानी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी को पढ़ते हुए मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें इसमें नोट की हैं आप सभी के लिए। तो आप जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम जब करेंगे तो आपको कुछ इस कहानी से नया सीखने को मिलने वाला है बहुत ही। और आज इसके मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ इस क्लास में। तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए। तो ये हमारी कहानी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत कहानी मुझे लगी जब मैंने इसको बिल्कुल डीपली पढ़ा। और ये 1929 में लिखी गई कहानी है और 1928 भी मिलता है कई बार इसमें इसका ईयर। अगर दोनों ही आ जाते हैं बाई चांस ये ऑप्शन में तो आपको 1929 पे ही टिक करना है। बाई चांस अगर 1929 नहीं आता है और 1928 और दूसरे कोई ईयर आते हैं तो 1928 आपको मार्क करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज इस कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपको भी एक अद्भुत कहानी लगने वाली है और आप इसको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको तैयार किया है आप सभी के लिए। कभी नहीं भूलने वाले आप। इसमें से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो कोई आप छोड़ के नहीं आओगे। और ये जो कहानी है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं और इसमें से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आगे जब हम इसकी पंक्तियाँ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं पहले और कौन कौन सी हमें अब जून के लिए प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं कहानी के, आकाशदीप कहानी के। तो आकाशदीप कहानी कब लिखी गई थी तो 1929 में ही हमें इसको याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशदीप कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये आकाशदीप हमारी कहानी आकाशदीप नाम के कहानी संग्रह में ही संकलित है। तो आपको याद रखना है आकाशदीप आकाश में ही लिखी गई थी। तो नेक्स्ट है आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं। तो जो आकाशदीप कहानी संग्रह है उसमें कुल 19 कहानियां शामिल हैं। कई बार पूछ लिया जाए, संख्या पूछ ली जाए, तो इसमें जो भी 19 कहानियां शामिल हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो जो सबसे पहली कहानी है वो है आकाशदीप। तो ये जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। और नेक्स्ट है ममता, स्वर्ग के खंडर, सुनहला सांप। तो स्वर्ग के खंडर और सुनहला सांप कई बार मैचिंग में मिलान में करनी आ जाती हैं, तो इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। बाद में मैं इनके जो ईयर हैं वो भी आपको डिस्कस करूँगी। तो हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, सतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणयचिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। तो ये सब कहानियों के नाम थे जो कि आकाशदीप कहानी संग्रह में शामिल ये 19 कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो आकाशदीप कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और जो कहानी पढ़ने के बाद कहानी के अंत में जो और पात्र शामिल हुए हैं उनको मैंने लास्ट में कहानी के ऐड कर दिया है। तो जो सबसे पहला आकाशदीप कहानी का जो पात्र है वो है बुधगुप्त। ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय था, एक नाविक था। ताम्रलिप्ति के बारे में भी एंड में मैंने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है ताम्रलिप्ति के बारे में उसको मैंने ऐड कर दिया है। और चंपा थी सबसे मेन जो इसकी कैरेक्टर है। बुधगुप्त और चंपा के बारे में ही मोस्टली कहानी चलती है और जो सब पात्र होते हैं इनके सहायक पात्र थे। तो चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। तो चंपा नगरी के बारे में भी लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो एक नायक नाम का पात्र था इसके अंदर। एक जया मिलती है बाद में जब वो अपनी यात्रा करते हैं। तो नेक्स्ट जया थी वो एक जंगली और श्यामा युवती थी, यानी सांवले रंग की एक जंगली यानी द्वीप पे रहने वाली एक लड़की थी। वणिक मणिभद्र था इसमें और चंपा का पिता था। पोता अध्यक्ष था जो कि उस पोत का जो भी जहाज वो लेकर जाया करते थे समुद्र में। जैसे हम कहानी पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन करेंगे हम इसके, तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक चंपा का पिता आया है और जो अन्य पात्र हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप कहानी किस विषय पर केंद्रित कहानी है।
तो यह कहानी प्रेम और कर्तव्य और प्रतिशोध और आत्म बलिदान की सूक्ष्म भावनाओं पर आधारित एक कहानी है। तो इस कहानी में जो बुद्धगुप्त है और चंपा है उसके प्रेम को दर्शाया गया है। बुद्धगुप्त चंपा को प्रेम करने लग जाता है और लेकिन चंपा कर्तव्य निभाती है, क्योंकि जो उसका पिता है उसको लगता है कि उसका जो निधन हुआ है, जो उसकी मौत हुई थी, वो बुद्धगुप्त ने कर दी थी, इसलिए वो उससे प्रतिशोध ही लेती रहती है अपने मन ही मन में, और उसके प्रेम को भी वो नहीं स्वीकारती है। अंत में इस कहानी के अंदर तो बलिदान करती है, वो भी पसंद तो करने लगी थी, लेकिन उसके प्रेम को उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके मन में वो बात चुभ चुकी थी, क्योंकि उसको लगा बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता को मारा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद कहानी थी और इसका जो एंड है वो दुखद हुआ है। ऐसे लगता है जैसे कोई हम फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसे लगता है इस कहानी को पढ़ते हुए। तो जो मूवी देखते हैं उसमें तो मोस्टली जो एंड होता है वो अच्छा ही होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इसमें एक एंड जो होता है कहानी का वो दुखद है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हम सभी को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है, आकाशदीप कहानी का परिवेश पृष्ठभूमि कैसी थी। तो परिवेश यानी कि कौन से इलाके में वो लिखी गई है, वहाँ का परिवेश का क्या था, मौसम क्या है, वातावरण क्या था, वहाँ के लोकगीत या सब कुछ, उनका पहनावा कैसा था, ये सब। तो देखते हैं कि यह कहानी प्राचीन भारत की समुद्र यात्रा और द्वीपों का चित्रण किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इसको थोड़ा डेप्थ में जाके इसको रीड करने की कोशिश की, जो भी द्वीप आए हैं इस कहानी के अंदर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी और भी अच्छे से गहराई से मुझे ये समझ में आई। तो वो सब बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो प्राचीन भारत यानी पुराने भारत के समय की बात है, लगभग आगे जब हम पढ़ेंगे तो 7वीं शताब्दी के आसपास की बात लेखक ने लिखी है। बड़ी ही अद्भुत कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसमें कि समुद्र यात्रा के दौरान जो द्वीप आए हैं रास्ते में, उनका चित्रण किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 14 नवंबर को 1937 में टीबी रोग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशदीप कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है। तो ये जो कहानी है, बंदी क्या है सोने दो, तो इन्हीं पंक्तियों से शुरू होती है। सबसे पहले बंदी लिखा होता है। दो बंदी थे जब भी हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं। एक उसमें चंपा थी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। एक बुद्धगुप्त था जो कि बंदी बनाए गए थे नाव के ऊपर। तो आकाशदीप कहानी में नाव पर कितने नाविक थे। तो उनको आगे पता चलता है कि केवल 10 नाविक थे और एक प्रहरी है नाव के ऊपर, जिस पे उनको बंदी बना लिया गया था, बुद्धगुप्त को और चंपा को। तो नाव पर सवार कौन आपस में टकराने लगे थे। तो दोनों बंदी, जो चंपा थी उनको बाद में पता चलता है, और बुद्धगुप्त, दोनों बंदियों ने खुद को स्वतंत्र करने के बाद क्या किया। तो दोनों ने अपने आप को जब छुड़ा लिया था, उनके ऊपर शायद रस्सियों से बांधा हुआ था उनको, तो एक दूसरे ने उनको हंसात्रेक से उनको गले से लगा लिया था। हर्ष के साथ, खुशी के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया था। जब एक बंदी ने दूसरे को गले से लगाया तो क्या पूछा, क्या तुम स्त्री हो। तो जैसे ही वो आपस में खुशी के मारे, क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने आज़ाद कर दिया था और वो नाव में सवार थे, नाव पे ही उनको बंदी बनाया हुआ था, तो एकदम से जैसे ही वो गले मिले तो शायद एक बंदी था, उसको आभास हुआ, एकदम से झटपट बोला, क्या तुम स्त्री हो। तो वो बुद्धगुप्त था और वो स्त्री थी चंपा। तो फिर वो इस बात का जवाब देती, क्या स्त्री होना कोई पाप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, ऐसे कि एज इट इज़ थी, तो क्वेश्चन में भी मैंने इसको लिख लिया है, ये पूछी जा चुकी है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्या स्त्री होना कोई पाप है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति चंपा की है। तो वो बुद्धगुप्त को कहती है, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुड़ा लिया, एक खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग गए थे, और जैसे ही गले लगे तो उसको आभास हो गया कि वो जो उससे गले मिली थी वो स्त्री है। तो फिर वो कहती, क्या स्त्री होना कोई पाप है क्या, फिर उससे दूर हट जाती है वो। तो किसने कहा, चंपा ने कहा, क्योंकि स्त्री बंधी वही थी जो दूसरी बंधी हुई थी उस नाव पे। तो तुम्हारा नाम क्या है, कौन पूछता है। तो बताती है वो कि चंपा, पहला बंधी पूछता है जो कि बुद्धगुप्त था। तो चंपा के साथ दूसरा बंदी कौन था, बुद्धगुप्त।
तो बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया। वहाँ पर एक नायक नाम का एक कैरेक्टर आ जाता है जो एकदम से बुद्धगुप्त को खुला हुआ देखता है, तो एकदम से नाव पे आके वो पूछता है कि तुमको स्वतंत्र मुक्त किसने किया, तुम्हारी जो बेड़ियां थी वो किसने खोली। तो नायक आके पूछता है तुरंत, तो मैं तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। तो नायक कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बंदी बनाऊंगा। तो किसने कहा, नायक ने कहा बुद्धगुप्त से। तो चंपा ने किसका कृपाण निकाल लिया था, तो उसने कृपाण निकाल लिया था नायक का। तो नायक ने किससे द्वंद्व युद्ध करने को बोला था, तो नायक ने जब वो स्वतंत्र कर दिया था आपस में, चंपा ने और बुद्धगुप्त ने एक दूसरे की रस्सियां खोल ली थी, तो नायक एकदम से वहां पर आ गया था। फिर वो बुद्धगुप्त से पूछता है कि तुमको स्वतंत्र किसने किया। फिर वो एकदम से कहता है बुद्धगुप्त को कि मैं तुमको फिर से बंदी बनाऊंगा। तो फिर एक उनकी डील होती है बुद्धगुप्त की और नायक की कि जो जीतेगा, वो द्वंद्व करना चाहते आपस में, जैसे पंजा लड़ाना चाहते थे वो, तो जो जीतेगा नाव का स्वामी वही होगा, यानी नाव का वही मालिक होगा जो इस युद्ध में जीतेगा। तो नायक और बुद्धगुप्त के बीच में युद्ध होने लग जाता है। द्वंद्व युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो बुद्धगुप्त जीत गया था उस युद्ध में। तो बुद्धगुप्त ने चंपा से पूछा हम लोग कहाँ हैं। तो उसके बाद बुद्धगुप्त उस नाव का मालिक बन जाता है, वो महानाविक भी था बुद्धगुप्त, और जो नायक था उसने सरेंडर कर दिया था क्योंकि वो हार गया था। तो बाद में वो चलते चलते बुद्धगुप्त ने चंपा से पूछा हम लोग कहाँ हैं, तो चंपा ने क्या उत्तर दिया, तो वो कहती है कि बाली द्वीप से बहुत दूर हैं अभी हम। तो इसमें बाली द्वीप आया है जो कि इंडोनेशिया का एक बहुत ही फेमस द्वीप है, बहुत दूर हैं, एक नए द्वीप के पास थे। वो बाली द्वीप से तो बहुत दूर थे लेकिन एक नए द्वीप पे पहुंचे थे जिसका नाम आगे हम पढ़ेंगे कि उसने बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप नाम रखा था। उसका कोई नाम नहीं था लेकिन बीच में एक छोटा सा द्वीप आया था, तो उसी पर वो उतर गए थे। तो बुद्धगुप्त और चंपा कितने दिनों से बाली द्वीप में पहुंचने वाले थे। तो जब बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि बाली द्वीप से तो बहुत दूर थे लेकिन एक नए द्वीप पे पास ही में पहुंच चुके थे, तो फिर बाद में पूछता कि कितने दिनों में पहुंचेंगे उस बाली द्वीप पर। तो वो जवाब देती कि 2 दिन में, अगर पवन अनुकूल रही तो, क्योंकि वो समुद्र में थे, नाव पे थे, क्योंकि वहाँ पर हवा का जो रुख होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हवा तेज चली, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाती थी तो जो नाव है उसको भी उसी रास्ते में धकेल देती थी। इसलिए उसने कहा था कि 2 दिन लग जाएंगे अगर पवन अनुकूल रही, यानी हवा अनुकूल रही, तो अगर वो सही डायरेक्शन में चली तो 2 दिन लगेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिन लग सकते थे। तो उसकी नाव किससे टकराने का भय था, तो उसने बाद में कहा कि जलमग्न सैलखंड है उससे बचा के अपनी नाव रखनी है। तो बुद्धगुप्त कहता है जलमग्न सैलखंड यानी कि जल के अंदर, समुद्र के अंदर, यानी कि पहाड़ पहाड़ होते हैं जैसे छोटे छोटे, आगे पहाड़ टकरा जाए तो नाव हमारी मतलब कि पलट सकती है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया, कौन पूछता है, तो बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है। तो फिर उसने उसका जवाब दिया, वणिक मणिभद्र की पाप वासना के कारण बुद्धगुप्त ने चंपा को बंदी बनाया हुआ था, यानी उसका कोई भी प्रपोजल था तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए उसको बंदी बना लिया गया था। तो नाव का पोता अध्यक्ष कौन था, तो मणिभद्र था, और मणिभद्र ने ही चंपा को बंदी बना लिया था। नाव का पोता अध्यक्ष कौन था, मणिभद्र। तो बुद्धगुप्त तुम्हारा घर कहाँ है, चंपा क्या बोली, तो बुद्धगुप्त उससे उसके घर को बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि जानवी तट पर चंपा नगरी के एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो वो जानवी तट के बारे में जिक्र करती है। जानवी तट के बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन जो चंपा नगरी है वो बिहार में है, चंपा नगरी के बारे में जो जिक्र है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंपा के पिता क्या काम करते थे, तो मणिभद्र के यहाँ पर प्रहरी का काम करते थे, जिस मणिभद्र ने चंपा को बंदी बनाया हुआ था। तो चंपा की माँ का निधन होने के बाद चंपा कहाँ रहने लगी थी, तो जब चंपा की माँ का निधन हुआ तो वह अपने पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। तो चंपा कितने सालों से नाव पर रह रही थी, तो चंपा 8 बरस से समुद्र थी उसका घर था। तो 8 बरस से, यानी उसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको 8 साल हो गए थे समुद्र पे रहते हुए, यानी समुद्र में रहती थी और नाव पे ही इधर उधर वो द्वीप पे आते जाते रहते थे।
तो चंपा के पिता पर किसने आक्रमण किया था? तो चंपा के पिता पर बुधगुप्त ने आक्रमण किया था, लेकिन एंड में हमें पता चलता है, बुधगुप्त उसको बताता है कि उसके पिता को उसने नहीं मारा, बल्कि वो किसी अन्य दस्यु के कारण उसकी जान चली गई थी। तो चंपा के पिता ने आक्रमण के समय कितने दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी? तो दस्यु होते हैं समुद्री डाकू, यानी कि पायरेट्स, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो नाव को, जो भी माल इधर से उधर वो लेकर जाते थे समुद्र के अंदर, तो उनके माल को लूट लिया जाता था और उनको भी मार गिराते थे, तो समुद्री डाकू होते थे। तो 7 नाविकों को उसके पिता ने मार गिराया था, जब दूसरे किसी नाविकों ने उनके ऊपर, समुद्री डाकुओं ने जब हमला किया था, तो वहीं जल समाधि ली, क्योंकि समुद्र में कौन किसका दाह संस्कार करेगा, वहाँ पर कोई लकड़ी नहीं, कोई जमीन नहीं, तो वहाँ पर जल में ही समाधि ले ली जाती थी। यानी कि उसने अपने मरने से पहले 7 नाविकों को मार गिराया था चंपा के पिता ने। तो चंपा कितने समय से अनाथ हो गई थी? तो चंपा के पिता को मरे हुए 1 मास यानी कि 1 महीना ही हुआ था, और 8 साल से वह उसके पिता के साथ समुद्र में ही, नाव में ही रह रही थी। तो मणिभद्र ने चंपा को बंदी क्यों बनाया था? तो मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने के कारण, क्योंकि उसके मन में उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, बुरे थे, और उसने काफ़ी गालियां दी थी उसको, और उसको फिर उसने, मणिभद्र ने उसको नाव पे ही बंदी बना लिया था चंपा को। तो बुधगुप्त कौन था? चंपा को क्या बताता है? बुधगुप्त कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। तो बुधगुप्त कैसा जीवन बिताने को मजबूर था? जलदस्यु यानी समुद्री डाकू बोलते हैं जलदस्यु को, बनकर जीवन बिताना पड़ रहा था। इस कहानी में ऐसा पता चलता है जैसे बुधगुप्त की कोई गलती नहीं थी, और जो अन्य समुद्री डाकू लुटेरे थे उनके कारण वह भी एक समुद्री डाकू की तरह बनकर जीवन बिता रहा था नाव पे, इसलिए उसको भी बंदी बना लिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नायक ने कहाँ पहुँचने की बात कही थी? तो नायक कहता है कि हम द्वीप के पास पहुंच गए हैं, जो कि बुधगुप्त से लड़ते हुए हार गया था। तो वो नायक कहता है कि हम द्वीप के पास पहुंच गए हैं, जो पास में एक द्वीप था ना, क्योंकि जो बाली द्वीप है उसमें तो पहुंचने के लिए 2 दिन लगने वाले थे उनको, लेकिन एक छोटा सा द्वीप पहले ही आ गया था, तो उस पर वो पहुंचने वाले थे। तो बुधगुप्त उस द्वीप का क्या नाम रखने की बात कहता है? तो उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंपा के नाम पे उसका नाम चंपा द्वीप रखा गया है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। तो चंपा कितने वर्ष के बाद हंसी थी? तो जैसे ही बुधगुप्त कहता है कि ये द्वीप है, अगर इसका कोई नाम नहीं है तो मैं इसका नाम चंपा द्वीप रख देता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद चंपा बहुत हंस पड़ी थी जोरों से, और वो 5 बरस के बाद ऐसी हंसी थी, उससे पहले वो शायद हंसना भूल गई थी, क्योंकि उसका पिता भी 1 महीने से मर चुका था। तो चंपा कितने वर्ष बाद हंसी थी? 5 बरस बाद। बुधगुप्त ने किसको चंपा को रानी कहने की आज्ञा दी थी? जया को। तो एक पात्र हमारी यहाँ पर जया आ गई है, जो उस द्वीप पर ही एक श्याम सलोने रंग की लड़की, यानी सांवले रंग की लड़की, एक जंगली लड़की थी, तो उसका नाम जया है। तो उसको उसने आज्ञा दी थी कि जया को, उसको चंपा को रानी कह के पुकारे। तो मुझे लगता है कि जो द्वीप पर जब वो जाते थे, वहाँ पर जो लोग होते थे द्वीप पे रहने वाले, क्योंकि वो महानाविक था बुधगुप्त, तो उसको वहाँ पर उनकी वो सेवा करते थे शायद वहाँ पर द्वीप के लोग। तो जया कौन थी? एक श्यामा युवती, जंगली युवती थी। जया के पीठ पर हाथ किसने रखा था? तो बुधगुप्त ने एकदम से उसको पीठ पीछे हाथ रख के चौंका दिया था, क्योंकि वो एकदम से उतरे थे अपनी नाव से वहाँ पे आराम करने के लिए या ठहरने के लिए उस द्वीप पर। तो बुधगुप्त ने अधिकार में कितने द्वीप थे? तो जैसे ही बात चलती है, बीच में चंपा उसको कहती है कि अब तो बंदी गृह से मुझे आज़ाद कर दो, और अब तो तुम्हारे हाथ में बाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप भी आ चुके हैं, अब तो तुम्हारे सब कब्जे में है सारे द्वीप। बाली, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं, और ये भारत के लोग भी, जैसे कि ये बुधगुप्त है, ताम्रलिप्ति, यानी ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, तो ये भी वहाँ पर व्यापार करने के लिए आते जाते रहते थे। तो चंपा को बंदी गृह से आज़ाद करने के लिए किसे कहती है, किसको कहती है? बुधगुप्त को कहती है कि अब तो बंदी गृह से मुझे आज़ाद कर दो। किसने दस्युवृत्ति समुद्री नाविकों को लूटना छोड़ दिया था? तो बुधगुप्त ने छोड़ दिया था।
तो चंपा की माँ कहाँ दीपक जलाया करती थी जब उसका पिता समुद्र में नौकरी पर जाता था? तो चंपा की माँ मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ उसे ऊंचे पर टांग देती थी। तो वो अपनी जब उसका पिता जाता था उसके लिए प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी वो चंपा की माँ। और चंपा की माँ क्या प्रार्थना करती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंक्ति में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में भी ऐड कर लिया है कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक राह पे ले जाना। तो वो प्रार्थना करती है चंपा की माँ अपने पति के लिए, यानी चंपा के पिता के लिए। तो कौन एक छोटी सी नाव में सवार हो गई थी? तो बाद में जब वो उस द्वीप पर उतर जाती है वहां पे वो जया मिलती है जो कि चंपा को रानी कह के बुलाती थी। तो वो एक नाविक होता है नाव के अंदर, तो जया के इशारे पर एकदम से झटपट वहां एक नाव आ जाती है क्योंकि जया वहां पर सब कुछ जानती होती थी और वो द्वीप पे रहने वाली ही लड़की थी। तो जैसे ही एक नाव आती है छोटी सी, तो उसमें जो नाविक था वो उतर जाता है, फिर जया ही उसको चलाने लग जाती है और चंपा को उसमें बैठा लेती है और कुछ देर तक वो उसी नाव में घूमती रहती हैं समुद्र के अंदर। तो नाविक उतर जाता है और जया नाव को खेने लगती है। तो इतनी छोटी नाव में इधर उधर घूमना ठीक नहीं है, किसने कहा? तो वो जब छोटी नाव में दोनों घूमने चली जाती हैं एकदम से बड़ी नाव से उतरने के बाद, तो बुधगुप्त कहता है इतनी छोटी नाव में इधर उधर घूमना सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपा की पिता की मौत का क्या कारण बताता है बुधगुप्त? तो वो चंपा उस पर शक करती है कि उसके पिता को उसी ने मारा है, लेकिन बुधगुप्त एक दिन उसको बता ही देता है क्योंकि बुधगुप्त उसको प्रेम करने लग जाता है, पसंद करता है काफ़ी चंपा को। चंपा, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, वह एक दूसरे दस्यु लुटेरे के शस्त्र से मारे गए थे। तो वो उसको बताता है लेकिन चंपा फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती। तो वो एक बार कहती भी है कि काश कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकती। तो आकाशदीप कहानी में महानाविक कौन था? तो बुधगुप्त को बार बार उन्होंने महानाविक कह के पुकारा है, चंपा भी उसको महानाविक कहती थी। तो चंपा बुधगुप्त किसके समान पूजित थे? तो बाद में वो कुछ ये इमोशनल मतलब कि जो काल्पनिक कहानियों के बारे में बात की गई है। तो चंपा बुधगुप्त किसके समान पूजित थे? तो इंद्र और शची के तरह वो दोनों पूजनीय थे। वहां पर जब वो उस चंपा द्वीप पर ठहरे थे, क्योंकि उसका नाम बुधगुप्त ने चंपा रखा था, तो वहां पर उनकी अच्छी खासी आवभगत की जाती है। तो ऐसे पूजित थी, दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी जैसे तो इंद्र और शची हो। चंपा द्वीप की अधीश्वरी किसको कहा गया था? तो चंपा को अधीश्वरी की तरह बताया गया है। बुधगुप्त चंपा को छोड़कर कहाँ लौट आता है? तो बाद में जब चंपा उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि वो अपने दिल से वो बात निकाल नहीं पाती कि बुधगुप्त ने उसके पिता को मारा है, तो इसलिए वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बाद में चंपा को छोड़कर बुधगुप्त ही भारत में लौट आता है। और कौर आजीवन उसी द्वीप स्तंभ के आलोक जलाती थी, तो वहीं पर चंपा दीप जलाती थी। वो कहती थी कि यहीं से मैं अपने पिता के लिए जल दीप जलाया करूंगी और आकाश द्वीप में वो रोशनी लहराती रहेगी। तो उसके दीप जलाने की बात को कहा गया है। तो चंपा की माँ का क्या नाम था? साध्वी। साध्वी नाम आया था कहानी पढ़ते वक्त। तो बुधगुप्त के सामने मणिभद्र किसकी शपथ खाता है? तो वरुण देव की शपथ खाता है मणिभद्र। मणिभद्र पोता अध्यक्ष था, उसकी कोई ज़्यादा बात नहीं आती है, उसके बीच में ही बात खत्म हो जाती है। ज़्यादा कहानी बुधगुप्त और चंपा के बीच में ही चलती है। चंपा किसे माफ़ नहीं करती है? तो बुधगुप्त को माफ़ नहीं करती है चंपा। अपने पिता की मौत को याद करके किससे क्रुद्ध हो जाती है? तो बुधगुप्त से वो अचानक ही क्रोधित हो जाती है जब उसको एकदम से उसके पिता की याद आती है। बुधगुप्त किससे प्रेम करता था? तो वह चंपा को प्रेम करने लग गया था। चंपा से जया क्या कहती है बुधगुप्त के बारे में? तो चंपा को बताती है जया, जो उस द्वीप पे लड़की थी और वो चंपा को रानी कह के पुकारती, वो बुधगुप्त के बारे में कहती है कि बुधगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो वह क्या नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए। तो जया उसको सुझाती है कि वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी एक आज्ञा देने की, ऑर्डर देने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा बुधगुप्त को माफ क्यों ना कर सकी थी? उसके पिता का हत्यारा समझती थी, इसलिए वो उसको माफ ही नहीं कर पाई। अदरवाइज अगर वो उसको माफ करती तो शायद एक अच्छी जिंदगी बुधगुप्त के साथ वो जी सकती थी। तो जया ने चंपा को बुधगुप्त के बारे में उसके लिए कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में
बताया तो वो एक्सप्लेन भी करती है जया कि तुम्हारे लिए वो क्या क्या कर सकता है। तो उसका जवाब क्या देती है जया कि चंपा के लिए बुद्धगुप्त का प्रेम और जया का क्या सुझाव था, वो उसके लिए क्या क्या कर सकता था। सबसे पहले तो द्वीप की सृष्टि कर सकता था, यानी उसके लिए एक नया द्वीप भी बना सकता था। बुद्धगुप्त उसको इतना प्रेम करता था। नई प्रजा खोज सकता था, उसके लिए नए राज्य बना सकता था। तो शायद ही कोई किसी से इतना प्रेम करे जो कि इस जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाश द्वीप के अंदर बताया गया है। तो बुद्धगुप्त का उसके लिए प्रेम बहुत ही ज़्यादा उत्तम और ऊंचा था। तो नेक्स्ट है, जया किसको बुद्धगुप्त की परीक्षा लेने को कहती है। तो चंपा को कहती है कि इसकी एक बार परीक्षा लेकर देखो कि ये तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। तो चंपा ने जया ने काफ़ी कोशिश की थी चंपा को बताने के लिए उसके प्रेम के बारे में, लेकिन फिर भी चंपा ने ठुकरा दिया था अंत में। इसलिए इस कहानी का अंत है जो वो दुखद है। तो किनके नाम से बाली जावा और चंपा का आकाश गूंजता था। महानाविक बुद्धगुप्त से। तो किसके नाम से बाली जावा और चंपा का नाम आकाश में गूंजता था। तो महानाविक बुद्धगुप्त के कारण चंपा का नाम सब द्वीपों पर गूंजता रहा था। तो कहाँ पर आदि निवासियों का समारोह था। तो जैसे ही वो उस द्वीप पर उतरे जिसका नाम उसने चंपा द्वीप रखा था, तो वहाँ पर जो आदि निवासी रहते थे, जो लोग थे वहाँ पर द्वीप पर रहने वाले, उनका कोई प्रोग्राम था, वहाँ पर समारोह था। तो उसी समारोह में वो चंपा और बुद्धगुप्त भी शामिल होते हैं। तो वहाँ पर कहाँ पर आदि निवासियों का समारोह था, तो शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। तो शैलमाला, शैल यानी कि पत्थर, यानी पत्थरों की कोई माला होगी वहाँ पर। द्वीप था तो पत्थर भी होगा। तो आदि निवासियों ने चंपा को कैसे सजाया था। तो आदि निवासियों ने चंपा को कैसे सजाया था। तो चंपा को वन देवी सा सजाया था। तो जैसा कि कल्चर हम देख सकते हैं, जो आदिवासी होते हैं या जो द्वीप के ऊपर लोग रहने वाले होते हैं, उनका कल्चर थोड़ा अलग ही होता है। ज़्यादातर वो वन देवी की तरह या घास या प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके वस्त्र भी वैसे ही होते हैं। तो चंपा को वन देवी सा सजा दिया था। तो शैलमाला के ऊंचे शिखर पर क्या बनवाया गया था। तो चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ एक स्तंभ बनाया था। चंपा यानी कि उस द्वीप का चंपा नाम बुद्धगुप्त ने रखा था, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ पर एक स्तंभ भी बनाया गया था, तो नाविकों को ताकि दूर से ही दिखाई दे, ऊंचे स्थान पर एक स्तंभ, एक चिन्ह बनाया गया था। तो चंपा ने बुद्धगुप्त की किस बात पर विश्वास नहीं किया कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता को मारा है, नहीं मारा। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, क्या पता अब की बार यही पूछ लिया जाए। तो बुद्धगुप्त किससे शादी करके वापस लौट जाना चाहता था। तो वह चंपा से शादी करके भारत वापस लौट जाना चाहता था। तो उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब उस शैलमाला पर्वत पर, उस नए द्वीप पर, जब उसकी इतनी आओ भगत करते हैं, वो उसको सुंदर सा सजाते हैं, फूल बरसाते हैं, वनबालाएं होती हैं वहाँ पर, फूल बरसाते हैं उन दोनों पर। तो ऐसा स्वागत देखकर चंपा गदगद हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्या सच में ही हो सकता है। तो उसको मनाने की कोशिश करता है बुद्धगुप्त की, हाँ अगर तुम चाहो तो सचमुच ऐसा ही हो सकता है, हम शादी करके यहीं पे भारत लौट जाएंगे। लेकिन फिर भी वो बुद्धगुप्त की बातों को नहीं मानती। तो चंपा किसे अकेले भारत लौट जाने को कहती है, तो बुद्धगुप्त को कहती है। और वो उसके प्रस्ताव का आदर भी करता है, इज्जत करता है बुद्धगुप्त, और वापस ही अकेले ही वो बाद में वहाँ भारत लौट आता है। और चंपा वहीं पे रह के ही अपनी आखिरी सांसें लेती है, उस चंपा द्वीप पे ही अकेली रह जाती है, और वहीं से अपने पिता के लिए दीप जलाती थी और आकाश में तारागणों को, तारों को निहारती रहती थी वो। और चंपा कहाँ अकेली रह जाना चाहती थी, तो दीप स्तंभ पर, जिसका नाम बुद्धगुप्त ने चंपा रखा था, वहाँ पर जो द्वीप स्तंभ बना रखा था जिसपे वो दीपक जलाया करती थी। तो द्वीप निवासी किसकी पूजा करते थे। तो जो वहाँ चंपा द्वीप नाम रखा था, उस पे जो निवासी थे वहाँ के, तो चंपा के मरने के बाद, क्योंकि वो वहीं पर रह गई थी, तो चंपा के मरने के बाद जो वहाँ के लोग थे उसकी माया ममता को देख कर, क्योंकि वो सबसे प्रेम करने लगी थी, और स्नेहित देवी उसकी समाधि जो बनी थी वहाँ पर चंपा की, तो वो उसकी एक प्रेम के रूप में, ममता के रूप में उसकी समाधि की वहाँ पर वो लोग पूजा भी किया करते थे। तो ऐसा भी इस कहानी के अंदर आया है। तो चंपा उसी द्वीप पर रहते हुए किसकी समाधि को जल से अन्वेषण करती थी, तो वह अपने पिता की समाधि पर
वहीं जल से अन्वेषण करती थी दूर से ही, क्योंकि उसके पिता तो समुद्र में ही मर चुके थे और समाधि भी जल में ही ले ली थी। तो जल से ही, जैसे सूर्य को जल नहीं देते, जैसे इस तरीके से वो जल दे देती थी अपने पिता को वहीं से किनारे पर खड़ी होकर। तो आकाशदीप कहानी का अंत कैसा होता है? तो आकाशदीप कहानी का जो अंत है वो दुखद है, क्योंकि बुधगुप्त अकेला ही भारत लौट आता है और जो चंपा होती है उसी द्वीप पर रहकर वहीं पे अंतिम सांस भी लेती है, और उसकी माया ममता को और उसके प्रेम स्नेह को देखते हुए बाद में जो उसकी समाधि बनाई जाती है द्वीप पर, वहाँ के निवासी आदि निवासी जो हैं वहाँ पर उसकी पूजा भी किया करते थे स्नेह देवी के रूप में। अब लास्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स याद कर लेते हैं। तो लास्ट का जो क्वेश्चन है 77, आकाशदीप कहानी में गौण या अन्य पात्र और कौन कौन से हैं? जो मेन पात्र हम पढ़ चुके हैं। तो मेन पात्र में थी चंपा, बुधगुप्त, आपस में दोनों प्रेम करते थे, बंधी थे वो उस नाव पे, बाद में छूट चुके थे। मणिभद्र पोताध्यक्ष था, चंपा का पिता आया है इसमें, चंपा की माँ आई है और जया आई है जो उसकी सहचरी थी, उसकी देखरेख करती थी और उसको सजाती थी, उसको रानी कह के पुकारती थी। वन बालाएं थी, जब वो चंपा द्वीप पे पहुंचे थे वहां पे वन बालाएं जिन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए थे। तो एक चंपा द्वीप, उसी द्वीप की बात है। आदि निवासी थे जो उस द्वीप पर रहते थे। 7 जल दस्यु थे जो कि समुद्री लुटेरे थे। नायक का नाम आया है इसमें, और नाविकों का नाम आया है, और दासियों का नाम आया है। नेक्स्ट हमारा 78 क्वेश्चन। तो आकाशदीप कहानी में किन जगहों का उल्लेख किया गया है? तो बाली द्वीप आया है, जावा आया है, सुमात्रा आया है, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं ये, और इसमें भारत का नाम आया है। चंपा द्वीप जो कि एक नया द्वीप था, सिंहल द्वीप का भी इसमें नाम आया है। जब हम इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को करेंगे तो उसमें और आप डिटेल में पढ़ोगे द्वीपों के बारे में। सिंहल द्वीप एक श्रीलंका का द्वीप है जो कि अब श्रीलंका के नाम से प्रसिद्ध है, पहले इसका नाम सिंहल द्वीप था। तो भागीरथी तट का नाम आया है जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी, और सिंधु जल का नाम आया है जो कि हम इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों में और अधिक डिटेल से करने वाले हैं इनके बारे में। तो लास्ट जो क्वेश्चन है इसको मैंने ऐड किया ताकि हमें पता चले, क्योंकि बुधगुप्त एक ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय बालक था, तो युवा था, और ये है हमारा ताम्रलिप्ति कहाँ का बंदरगाह था। तो ये जो ताम्रलिप्ति है, आज इसको तामलुक कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल का एक पुराना भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह था और व्यापार का एक केंद्र था जहां से सामान को लाद के समुद्री रास्तों से ही दूसरे बंदरगाहों पर और द्वीपों पर पहुंचाया जाता था। तो रूपनारायण नदी के तट पर था पुराने जमाने में, यानी 7वीं सदी के समय की ये बात है जब ये ताम्रलिप्ति सच में ही एक बंदरगाह था, और श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन से इनके व्यापारिक संबंध थे, यानी इनसे ये व्यापार करते थे। श्रीलंका, चीन, जावा, सुमात्रा आपस में व्यापार करते थे। 7वीं शताब्दी में समुद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा था और बौद्ध धर्म का प्रचार था इनके अंदर, सभी के अंदर। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तामलुक शहर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल में ये बता दिया है ताकि जो हमारी कहानी है वो हमें और भी ज़्यादा डिटेल में पता चले कि जो वो यात्रा पर गए हुए थे उन जिन जिन शहरों का नाम आया है वो वाकई में बिल्कुल रियल शहर है और अभी भी है। किसी किसी का नाम चेंज हो गया है, किसी किसी का नाम वही अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं लाइन टू लाइन। तो आई होप ये आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी, और जब हम इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को करेंगे तो ये कहानी बिल्कुल डिटेल में हमें हमेशा के लिए याद होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम करने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और डेली क्लासेस आप अटेंड करते रहिए, तभी हम अपना जीआरएफ क्लियर कर पाएंगे। तो जीआरएफ के लिए हमें जीआरएफ की तरह पढ़ाई भी करनी होगी, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए थैंक्स।